अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एमटीकेट बायोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरसेस को किस तरह से डिस्कवर किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, तो वायरस का जो मौजूदा नॉलेज हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास आया, वो सारी चीजें हम डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द टाइम ऑफ लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच, वायरस वाज रेफर्ड टू एज अ पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ। लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच, जो कि दो साइंटिस्ट थे, इनके जमाने में वायरस के बारे में सिर्फ ये जाना जाता था कि वायरस एक ऐसा पॉइजन है जो डिजीज एंड डेथ कॉज करता है, और इसके अलावा वायरस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। देन प्रेजेंट नोशन ऑफ वायरस की बात करें, यानी कि जो अब मौजूदा हम वायरस की डेफिनेशन देते हैं वो क्या है, वो ये कि वायरस इज अ पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड समटाइम्स इट कंटेन्स एनवेलप, यानी कि जो वायरस है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना है, और समटाइम्स इसके अंदर इन्वेलप भी मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन वायरस के कंपल्सरी पार्ट है, यानी कि हर वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन लाजमन मौजूद होगा, जबकि इन्वेलप कुछ वायरसेस के अंदर होगा और कुछ वायरसेस के अंदर इन्वेलप नहीं होगा। सिमिलरली, अगर वायरस की टर्मिनोलॉजी की बात करें, यानी कि जो वायरस का जेनेरिक नेम है वो क्या है, तो वायरस इज अ लैटिन वर्ड वेनोम, यानी कि लैटिन वर्ड वेनोम से हमने वायरस लिया है। वेनोम का मतलब क्या होता है, वेनोम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। ठीक हो गया, इट्स जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज। एक तो वायरसेस नॉन सेलुलर हैं, यानी कि सेलुलर नहीं है, इनके अंदर सेल मौजूद नहीं है, ये ए सेलुलर हैं, और इन्फेक्शियस और इन्फेक्शन काजिंग है एंटिटीज विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, जिनके अंदर आरएनए या डीएनए होता है, नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीनेशियस कोट। और ये जो आरएनए या डीएनए यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक प्रोटीनेशियस कोट, प्रोटीन से बने हुए कोट के अंदर इनकेस्ड होता है एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। यहाँ पर 3-4 बातें हैं। नंबर 1, वायरसेस नॉन सेलुलर हैं, तो फिर इससे ये सवाल उठता है कि जब वायरसेस नॉन सेलुलर हैं तो ये लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे, ये एक दूसरी बहस है, ये हम आगे जाके देखते हैं। फिलहाल याद रखिए वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दूसरा, इनके अंदर आरएनए या डीएनए हो सकता है, और हमारे पास इनके पास एक प्रोटीन कोट होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली वायरसेस यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर इट्स ओन सेंसेस, क्योंकि वायरसेस तो ए सेलुलर हैं, उनके अंदर बायोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद नहीं है। तो फिर वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस अपने कंपोनेंट्स बनाने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को ही यूज करते हैं, और फिर होस्ट को ही इन्फेक्ट करते हैं। होस्ट के बारे में आपको मालूम होगा कि होस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसपे वायरसेस अटैक करते हैं। ठीक हो गया, एंड देन ट्रांसफर देमसेल्व्स एफिशिएंटली टू अदर सेल्स, यानी कि एक होस्ट के अंदर उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करके रिप्रोड्यूस करके एफिशिएंटली दूसरे सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं वायरसेस। ये वायरसेस की क्वालिटी है। ओके, The first infectious disease against which effective method of prevention was developed was a viral disease. अब वो पहली infectious disease जिसके खिलाफ effective treatment discover हुआ था वो एक viral disease थी, just for information. Okay, clear हो गया? Role of scientists in discovery of viruses, यानी कि वायरसेस की डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया। जो आज वायरसेस के बारे में नॉलेज हमारे पास मौजूद है, उस नॉलेज को हम तक पहुंचाने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने किस किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एडवर्ड जेनर इन 1796। एडवर्ड जेनर जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने 1796 के अंदर क्या किया था, उसने फर्स्ट वैक्सीनेटेड एन 8-year-old बॉय विद काउपॉक्स लेयन, यानी कि काउपॉक्स एक बीमारी है, एक वायरल डिजीज है जो कि काउस के अंदर होती है। उसने इस काउपॉक्स लेयन से क्या किया, पस लिया, और इस पस को 8-year-old बॉय के अंदर वैक्सीनेट कर दिया। अब ये काउपॉक्स लेयन जो है वो डायरेक्ट कैटल से लिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। काउपॉक्स लेयन, काउपॉक्स का जो पस था वो मिल्क मेड के हैंड से लिया गया था।
ठीक हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि वो फ्रेश पस नहीं था। उस पस को 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर एडवर्ड जेनर ने इंजेक्ट कर दिया और फिर उसी बॉय को इनोक्यूलेटेड विद स्मॉल पॉक्स अगेन। अब वो बॉय जिसको काउपॉक्स अगेन से पहले इंजेक्ट कर चुके हैं उसके अंदर हमने स्मॉल पॉक्स अगेन को इंसर्ट किया, तो एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि बॉय डिडंट गेट द डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पर्सन को काउपॉक्स लायन से वैक्सीनेट कर दें, इंजेक्ट कर दें, तो फिर उस पर स्मॉल पॉक्स असर नहीं करता, उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। अब इसी टेक्निक को यूज करते हुए एडवर्ड जेनर ने 23 पर्सन्स को सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया। अब आपने बात ये याद रखनी है कि काउपॉक्स लायन को यूज किया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। हमने वैक्सीनेशन के लिए स्मॉल पॉक्स लायन को इंसर्ट नहीं किया था, बल्कि वैक्सीनेशन के लिए काउपॉक्स लायन को हमने क्या किया था, यूज किया था। इन दोनों के लिए वायरस सेम है। यहां से हमें पता चला कि स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स कॉज करने वाला जो वायरस है, जो एजेंट है, वो सेम है। ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास जेनर फर्स्ट डिवेल्प द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। ये जिस तरह से उसने जिस टेक्निक को यूज करते हुए 23 पर्सन्स को वैक्सीनेट किया, इस टेक्निक को वैक्सीनेशन कहते हैं। और इस वैक्सीनेशन की टेक्निक को सबसे पहले किसने डिवेल्प किया? एडवर्ड जेनर ने डिवेल्प किया। ठीक हो गया, टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन की बात हो रही है। Similarly, we have Louis Pasteur. Louis Pasteur ने क्या किया? Suggested the term vaccination for inoculation against disease. Vacca Latin word है which means cow. यानी कि जो टेक्निक एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने उसे वैक्सीनेशन का नाम नहीं दिया, बस उसने टेक्निक डिस्कवर की थी। इस टेक्निक को नाम देने वाले साइंटिस्ट का नेम लॉइस पास्चर है और ये जो वैक्सीनेशन का नेम है ये वैका से जो है वो लिया गया है। वैका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है काउ। अब इसकी हिस्ट्री इससे रिलेटेड है कि क्योंकि हमने वैक्सीनेशन का मटेरियल काउपॉक्स से लिया था, इसलिए हमने इसको वैक्सीनेशन का नाम दे दिया। ओके, लॉइस पास्टर ने वैक्सीनेशन का नेम सजेस्ट किया था, लेकिन वैक्सीनेशन का मेथड, वैक्सीनेशन की टेक्निक एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। एक बात हो गई, आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये कि स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स लेशन का जो वायरस है वो सेम होता है। और तीसरी बात ये कि हमने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन की है उसके लिए मटेरियल स्मॉल पॉक्स से नहीं लिया बल्कि काउपॉक्स से लिया। ओके, सिमिलरली वी हैव चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1884। चार्ल्स चैम्बरलैंड लॉइस पास्टर का एक एसोसिएट था। इसने क्या किया? इसने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया के नॉट पास थ्रू पोर्सिलेन फिल्टर्स व्हाइल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रैबीज कैन पास थ्रू दीज फिल्टर्स। उससे ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है वो तो पोर्सिलेन फिल्टर्स में से नहीं गुजर सकते, लेकिन वो वाले एजेंट्स जो रैबीज काज करते हैं वो फिल्टर्स में से गुजर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रैबीज काज करने वाले एजेंट बैक्टीरिया नहीं हो सकते, ये कुछ और है। तो फिर चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इन अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स को डिस्क्राइब्ड एज फिल्टरेबल वायरसेस, एज इन दोज डेज द वर्ड वायरस वाज लूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टॉक्सिक सब्सटेंस दैट कॉज्ड अ डिजीज। अब क्योंकि उसने ये बात ऑब्जर्व की कि रैबीज कॉज करने वाले एजेंट्स बैक्टीरिया तो है नहीं, तो फिर उसने इस फिल्टरेबल एजेंट्स को फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि उन दिनों में हर वो सब्सटेंस, हर वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि डिजीज काज करे उसे वायरस कह दिया जाता था। इसी बेस पर चार्ल्स चैम्बरलैंड ने रैबीज के इन फिल्टरेबल एजेंट्स को फिल्टरेबल वायरसेस का नेम दे दिया। जी, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है आइवन ऑस्काई इन 1892। आइवन ऑस्काई ने 1892 के अंदर क्या किया? He discovered that the agent which caused tobacco mosaic disease was filterable. वो एजेंट्स जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करते हैं वो क्या है? वो फिल्टरेबल है। यानी कि आइवन ऑस्काई ने टोबैको मोज़ेक डिजीज के ऊपर काम किया। टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है वो टोबैको प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है और उन्होंने डिस्कवर किया कि वो एजेंट्स जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करते हैं वो फिल्टरेबल हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया फिल्टरेबल नहीं है। ठीक हो गया। तो अब क्योंकि टोबैको मोज़ेक डिजीज वाले एजेंट्स फिल्टरेबल हैं लेकिन बैक्टीरिया फिल्टरेबल नहीं होते, इसका मतलब ये हुआ कि एजेंट्स जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया नहीं हो सकते। ठीक हो गया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही ऑब्टेन्ड बैक्टीरिया फ्री फिल्टरेट फ्रॉम ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट्स। यानी कि उन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट्स के लीव्स लिए,
उसको ग्राइंड किया मोर्टर एंड पेसल के अंदर। मोर्टर एंड पेसल हमारी लैब्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे हमारी किचन में मौजूद होता है, जैसे जिसे हम आम लैंग्वेज में कुंडी डंडा कहते हैं, बिल्कुल उस टाइप का होता है। उसके अंदर लीव्स को उन्होंने क्या किया, ग्राइंड किया, और उस ग्राइंड अप मटेरियल को फिल्टर किया गया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो थे वो अलहदा हो गए इस इन्फेक्टेड प्लांट के ग्राउंड अप मटेरियल में से। यानी कि हमने पहले इन्फेक्टेड प्लांट्स के लीव्स को ग्राइंड किया, फिर उसको फिल्टर किया और बैक्टीरिया को अलहदा कर दिया। अब जो फिल्टरेट हमारे पास मौजूद है वो बैक्टीरिया फ्री है। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि इस मटेरियल को जो कि बैक्टीरिया फ्री है प्लेस कर दिया ऑन हेल्दी लीव्स ऑफ टोबैको, उन टोबैको के उन लीव्स के ऊपर प्लेस कर दिया जिनको टोबैको मोज़ेक डिजीज नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, ही ऑब्जर्व दैट फिल्टरेट प्रोड्यूस्ड द डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स, यानी कि जिन हेल्दी प्लांट्स पे हमने इस बैक्टीरिया फ्री फिल्टरेट को डाला था उन हेल्दी प्लांट्स के अंदर भी डिजीज डेवलप हो गई। यहाँ से एक चीज साबित हुई कि टोबैको मोज़ेक डिजीज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो बैक्टीरिया तो हरगिज नहीं है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया फ्री फिल्टरेट लिया था। ठीक हो गया। इसी तरह के जो एजेंट्स थे जो फिल्टरेबल थे हमने ऑब्जर्व किए फुट एंड माउथ डिजीज के अंदर 1898 में और येलो फीवर के अंदर 1901 में, यानी कि वो एजेंट्स जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहे थे, सिमिलरली उसी तरह के एजेंट्स फुट एंड माउथ डिजीज में भी मिले और येलो फीवर में भी मिले। ठीक हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं स्टैनले इन 1935। स्टैनले ने क्या किया, स्टैनले क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस विच रिजल्ट्स इन प्यूरिफाइड फिल्टरेबल एजेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया और इस क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में पहली बार हमें प्यूरिफाइड फिल्टरेबल एजेंट्स, यानी कि जिन फिल्टरेबल एजेंट्स की हम अब तक बात करते आए हैं वो पहली बार हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में मिले क्रिस्टलाइजेशन की मदद से, जो कि स्टैनले ने की थी 1935 में। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं ट्वॉर्ट इन 1915। ट्वॉर्ट ने क्या किया था, ट्वॉर्ट ने बैक्टीरियल कॉलोनीज पे काम किया। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरियल कॉलोनीज समटाइम्स अंडरगो लाइसिस, कि कभी कभार जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज है उनकी लाइसिस हो जाती है खुद ब खुद। यानी कि लाइसिस क्या होता है कि बैक्टीरियल कॉलोनीज डिसॉल्व हो जाती हैं और डिसअपियर हो जाती है, इसको हम लाइसिस कहते हैं। एंड दैट दिस लाइसिस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉलोनी टू अदर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइसिस की प्रॉपर्टी थी ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी से दूसरी बैक्टीरियल कॉलोनी में भी ट्रांसफर हो सकती है, मगर कैसे ये नहीं पता था। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर लाइस्ड कॉलोनी से एक हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल लें तो भी लाइटिक इफेक्टों को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कि उन्होंने लाइस्ड कॉलोनी से कुछ मटेरियल लिया और उसको काफी ज्यादा हाईली डाइल्यूट किया, क्योंकि डाइल्यूशन अक्सर इफेक्टिविटी को जो है वो इन्फेक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइस्ड कॉलोनी के मटेरियल को जब हम हाईली डाइल्यूट कर देते हैं तब भी उसका लाइटिक इफेक्ट खत्म नहीं होता, यानी कि डाइल्यूशन लाइटिक इफेक्ट को खत्म नहीं कर पाई। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉयड इट्स लाइटिक प्रॉपर्टी। फिर उन्होंने जो फिल्ट्रेट लाइस्ड कॉलोनी में से लिया था उसको हीट किया, तो हीटिंग के नतीजे में लाइटिक प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो गई। यानी कि हीटिंग एक सोल्यूशन था लाइटिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर जो लाइटिक इफेक्ट था उसको खत्म करने के लिए डाइल्यूशन एक सोल्यूशन है या फिर हीटिंग, तो आपने हीटिंग को लगाना, क्योंकि डाइल्यूशन जो है वो लाइटिक इफेक्ट को कम नहीं करता। ठीक हो गया। सिमिलरली फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट लाइटिक एजेंट माइट बी अ वायरस। उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड किया कि जो लाइटिक एजेंट है वो एक वायरस होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं डी हैरल इन 1917। 1917 के अंदर डी हैरल एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, रीडिस्कवर्ड द लाइटिक फिनोमिना ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज। वही वाला लाइटिक फिनोमिना जो ट्वॉर्ट ने देखा था 1915 में, 1917 के अंदर डी हैरल ने भी यही फिनोमिना बैक्टीरियल कॉलोनीज में रीडिस्कवर किया, बट इंडिपेंडेंटली। ओके, उन्होंने क्या किया, यूज द टर्म बैक्टीरियोफेजिस मीन बैक्टीरिया ईटर। उन्होंने इस लाइटिक फिनोमिना के लिए जो टर्म यूज की वो बैक्टीरियोफेजिस यूज की। यानी कि उसने ट्वॉर्ट ने कहा था कि लाइटिक इफेक्ट कॉज करने वाला जो एजेंट है वो एक वायरस होना चाहिए, और जो डी हैरल है उन्होंने इस एजेंट को बैक्टीरियोफेजिस का नाम दिया। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड फेजिस मीन ईटर, यानी कि बैक्टीरिया ईटर। कुछ बैक्टीरिया ईटर्स हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेजिस कहा गया, जो कि लाइटिक फिनोमिना काज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डी हैरल हु रीडिस्कवर्ड द लाइटिक फिनोमिना इन 1917। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं वायरसेस के हवाले से।
तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए वायरसेस के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ठीक हो गया। सिमिलरली वायरसेस के अंदर जब मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस वायरसेस बजाते खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी ही नहीं है। तो वो किस तरह से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स को बना सकते हैं, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकती है, ऐसा वायरसेस के अंदर नहीं हो सकता, बिकॉज दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। सिमिलरली वायरसेस जो है आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते, ठीक हो गया, और डिपेंड ऑन होस्ट। अब इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक मशीनरी के लिए, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए वायरसेस डिपेंड करते हैं होस्ट पर, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी है 4 बातें। सिमिलरली ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं या एंडोपैरासाइट्स है। जैसे कि हमने कहा कि वायरसेस के पास ना तो मेटाबॉलिक मशीनरी है, जिसकी वजह से ना तो वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है और ना ही आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकता है। अब क्योंकि ये तीनों चीजें वायरसेस के अंदर मौजूद नहीं है तो वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहलाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर रहकर ही जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एंडोपैरासाइट्स भी कह सकते हैं हम इनको। आर्टिफिशियल मीडिया पे ये ग्रो नहीं कर सकते। जब ये होस्ट के बाहर होते हैं तो वायरसेस कोई भी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी परफॉर्म नहीं कर सकते, इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी वायरस के अंदर नहीं होती। जब होस्ट के अंदर जाते हैं वायरसेस तभी जो है ये इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी डिवेलप करते हैं, होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड ग्रो इन द host. Okay, that's why we call it obligate intracellular parasites, or we can also call it endoparasites. Similarly, viruses never assigned a kingdom. viruses को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। आप लोगों ने 5 किंगडम्स पढ़ी होंगी, उनमें कहीं पे भी वायरसेस का जिक्र नहीं है। देख लेते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है, वायरसेस को किसी किंगडम में क्यों नहीं रखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास 5 किंगडम्स आती हैं, प्रोकैरियोटे, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम्स के अंदर आते हैं, ठीक हो गया। और अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो जैसे फुटबॉल, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स आपके सामने मौजूद है ना, तो वायरसेस इनके अंदर आते हैं। तो फिर वायरसेस क्या है, क्या वायरसेस नॉन लिविंग है या वायरसेस लिविंग है। दरअसल वायरसेस बॉर्डर लाइन केस है। हमें इस बात को सॉल्व भी नहीं कर पाए कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वायरसेस की कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज वायरसेस की नॉन लिविंग थिंग से मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वायरसेस होस्ट के बाहर होते हैं तो वायरसेस नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो मूव कर सकते हैं, ना तो अपना कोई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, ना तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ना प्रोटीन्स बनाते हैं, ना ग्रोथ शो करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं। तो वायरसेस जब होस्ट की बॉडी से बाहर होते हैं तो दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन जब वायरसेस एंटर हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देन दे बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो इन्फेक्ट करते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, अपने आप को ट्रांसफर करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वायरसेस परफॉर्म करते हैं। तो हम आज तक तय नहीं कर पाए कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बॉर्डर लाइन केस है। यही वजह है कि हमने वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा। दैट्स इट जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की, कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। सो हियर वी हैव अ टिपिकल वायरस। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये जो आपको पोर्शन शो हो रहा है ये है न्यूक्लिक एसिड कोर और जीनोम, ठीक हो गया। न्यूक्लिक एसिड कोर का काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शियस एबिलिटी, यानी कि वायरसेस जो इन्फेक्शन काज करते हैं होस्ट के अंदर, उस इन्फेक्शन एबिलिटी के लिए जो चीज वायरस का जो स्ट्रक्चर, जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है न्यूक्लिक एसिड कोर, जिसे हम जीनोम भी कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड कोर जो है वो 2 तरह की हो सकती है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इसी बेस पे यानी कि वायरसेस डीएनए कंटेनिंग भी हो सकते हैं, वायरसेस आरएनए कंटेनिंग भी हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि आरएनए एक्ट इज अ जेनेटिक मटेरियल ओनली इन वायरसेस। देखिए ना, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, लेकिन वायरसेस वो वाहिद एंटिटीज है जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, कैप्सिड हमारे पास प्रोटीन कोट है सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड कोर। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड कोर कैप्सिड के अंदर इनक्लोज्ड है।
तो कैप्सिड क्या हुआ, कैप्सिड एक प्रोटीन कोड है जो कि न्यूक्लिक एसिड कोर को सराउंड करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कैप्सिड का काम क्या है, कैप्सिड गिव्स डेफिनेट शेप टू वायरस, कैप्सिड वायरस को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। ओके, सिमिलरली हमारे पास कैप्सिड के अंदर छोटे छोटे से सब यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं हेक्सागोनल से। ये जो एक सब यूनिट है, ये जो सब यूनिट्स हैं कैप्सिड के, इनको हम कहते हैं कैप्सोमर्स या कैप्सोमेर्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया। ये कैप्सोमेर्स जो हैं ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास कैप्सिड को बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कैप्सिड किससे मिलकर बना है तो आप कहेंगे कैप्सिड कैप्सोमेर्स से मिलकर बना है। और कैप्सोमेर्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। छोटी सी बात है, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, और आपके पास अमाइनो एसिड का ऑप्शन भी मौजूद हो और कैप्सोमेर्स का ऑप्शन भी मौजूद हो, तो आप प्रेफर करेंगे कैप्सोमेर्स को। और अगर कैप्सोमेर्स का ऑप्शन ना हो फिर आप अमाइनो एसिड को प्रेफर करेंगे। ओके, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कैप्सोमेर्स किससे मिलकर बने हैं तो कैप्सोमेर्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, क्योंकि अब कैप्सोमेर्स प्रोटीन सब यूनिट्स हैं। ओके, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि ईच वायरस हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैप्सोमेर्स, यानी कि जितने भी वायरसेस हैं हर वायरस के अंदर स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कैप्सोमेर्स के अंदर। जैसे कि हर्पीज वायरस में 162 हैं और एडिनो वायरस में 152 कैप्सोमेर्स पाए जाते हैं। ओके, सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। ठीक हो गया। Next we have another part of structure of viruses and that is envelope. Envelope जो है वो होस्ट से आता है। कहाँ से आता है? होस्ट से। यानी कि इन्वेलप एक तो हर वायरस के अंदर नहीं होता, ये एक ऑप्शनल स्ट्रक्चर है। हमारे पास कुछ वायरसेस इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, और जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं ये होस्ट से आते हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई वायरस होस्ट के अंदर एंटर होता है तो इसका जो अपना इन्वेलप होता है वो बाहर रह जाता है और वायरस अंदर मूव कर जाता है। अब वायरस जो है वो होस्ट के अंदर मूव कर गया। अब वायरस ने क्या किया, इन्फेक्शन काज किया और अब उसने होस्ट से बाहर निकलना है, दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होना है। अब जिस होस्ट को इन्फेक्ट करके वायरस बाहर निकलेगा, बाहर निकलते हुए इसके ऊपर जो है वो होस्ट की मेम्ब्रेन की एक लेयर आ जाएगी। इस होस्ट की मेम्ब्रेन की जो लेयर है इसको हम इन्वेलप कहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्वेलप जो है वो होस्ट से डिराइव किया जाता है। ओके, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक एमसीक्यू है और वो ये, इसका आंसर आप मुझे देंगे। Which of the following is responsible for coding the shape of virus? Option A, envelope. Option B, nucleic acid core. Charlie, capsid and delta is none. यानी कि यहाँ पर वायरस की शेप को कोड करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये सिंपल सा सवाल है, इसका आपने मुझे आंसर देना है। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से सोच के मुझे बताइए। डियर स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने बगैर सोचे कैप्सिड पे टिक कर दिया होगा, लेकिन बेटे नहीं, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है कोडिंग। कोडिंग किसकी प्रॉपर्टी है? कोडिंग न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टी है, नॉट कैप्सिड। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है न्यूक्लिक एसिड कोर। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ वायरस, तो हम कैप्सिड लगाते, लेकिन अब उन्होंने कहा है कोडिंग फॉर द शेप ऑफ वायरस। कोडिंग, जब कोडिंग का वर्ड आ जाए तो आपने न्यूक्लिक एसिड कोर को टिक करना है, कैप्सिड को टिक नहीं करना। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर 1 इज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हम वायरसेस को जेनेटिक मटेरियल की बेस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल क्या था? न्यूक्लिक एसिड था। और न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है, डीएनए एंड आरएनए। अब वो वायरसेस जिनके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मौजूद है उनको हम डीएनए वायरसेस कहेंगे, और वो वायरसेस जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मौजूद है उनको हम आरएनए वायरसेस कहेंगे। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, और मैंने सिर्फ वही एग्जांपल्स मेंशन किए हैं जो कि आपकी बुक में है। डीएनए वायरसेस, पोक्स वायरस, हर्पीज वायरस, आरएनए वायरसेस, पैरामीक्सो वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, पोलियोमाइलिटिस। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलूं कि आपने अपने सिलेबस के साथ अलाइन रहना है एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बेटे सारा पेपर आपके सिलेबस में से आता है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। अकेडमीज में आप लोग जाते हैं, अकेडमीज में टीचर्स आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहे होते हैं, जिससे आप पे एक इंप्रेशन जाता है कि टीचर को बहुत आता है, लेकिन बेटे उसका आपको पेपर के अंदर कोई रोल नहीं होता। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा भी सीखो।
आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से आता है और आपने अपने सिलेबस से अलाइन रहना है, सिर्फ सिलेबस को करना है। ओके, एंड आई एम श्योर कि जब आप सिलेबस को अच्छे से कर लेंगे आपकी सीट पक्की है मेडिकल के अंदर इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे जेनेटिक मटेरियल के बेस पे डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। सिमिलरली सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि शेप की बेस पे अगर हम वायरसेस को क्लासिफाई करें तो वी हैव रॉड शेप्ड वायरसेस, स्फेरिकल वायरसेस एंड टेडपोल। रोड शेप्ड, जो रोड की तरह के वायरसेस होते हैं, उनमें हमारे पास आता है टोबैको मोज़ेक वायरसेस। अब वो वायरसेस जो स्फेरिकल होते हैं उनमें आता है पोलियो वायरस एंड थर्ड वन इज बैक्टीरियोफेज, यानी कि टेडपोल लाइक वायरसेस में बैक्टीरियोफेजेस आ जाते हैं। सिमिलरली थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है होस्ट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। अब कुछ वायरसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को ही इफेक्ट कर सकते हैं, उन वायरसेस को एनिमल वायरसेस कहते हैं। कुछ वायरसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनका एनिमल्स पर कोई असर नहीं होता, उनको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, और इसी बेस पे हम इनको बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एनिमल वायरसेस में हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरामिक्सो वायरस आ जाता है। इस तरह से प्लांट वायरस में टोबैको मोज़ेक वायरस है, बैक्टीरियोफेजिस में लैम्डा फेजिस आ जाते हैं, जैसे कि T1 T2 जो कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। ये सारे वायरसेस आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेलप, यानी कि वो वायरसेस जिनके अंदर इन्वेलप मौजूद होता है उनको हम इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं। जिनके अंदर पॉक्स वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, और वो वायरसेस जिनके अंदर इन्वेलप मौजूद नहीं होता उन्हें नेक्ड वायरसेस या नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं, जिसकी एग्जांपल है एडिनो वायरस और पर्वो वायरस। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ साइमेट्री। हम साइमेट्री की बेस पे भी वायरसेस को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एंड क्लासिफिकेशन इज नंबर 1 पॉलीहेड्रल, नंबर 2 आइकोसाहेड्रल एंड नंबर 3 इज हेलिकल। पॉलीहेड्रल क्या होते हैं, जिनकी मैनी साइड्स होती हैं। पॉलीहेड्रल आर द वायरसेस हैविंग मैनी साइड्स। आइकोसाहेड्रल आर द वायरसेस हैविंग 20 फेसेस एंड हेलिकल आर द वायरसेस व्हिच आर स्पाइरल इन साइमेट्री, व्हिच आर स्पाइरल साइमेट्री, ठीक है, या हेलिकल साइमेट्री। दैट्स ये थी हमारे पास वायरसेस की क्लासिफिकेशन। Dear students, now we're gonna discuss a very important concept that really causes confusion, and that is virion versus viroid versus prion। सबसे पहले virion क्या होता है? वायरियन हमारे पास एक कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल को कहते हैं, यानी कि एक मेच्योर वायरस को हम वायरियन कहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड मौजूद होता है। ओके, सिमिलरली अगर प्रायॉन्स की बात करें तो प्रायॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को कहते हैं, यानी कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो प्रोटीन से बने हैं और सिर्फ प्रोटीन्स से ही बने हैं, और इन प्रोटीन्स के अंदर ही इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। यानी कि हमने आज तक जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कभी भी हमने प्रोटीन्स के अंदर नहीं पढ़ी। हमने कभी भी प्रोटीन्स को जेनेटिक कोड नहीं कहा, हमेशा डीएनए को कहा है। और वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं, लेकिन प्रायॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है। इसी वजह से इनकी नेचर जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। और ये जो प्रायॉन पार्टिकल हैं, दे आर नोन टू कॉज मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड क्या होते हैं? Contrary to virion and prions, viroid are smaller than viruses and contain only single stranded infectious RNA। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड मौजूद नहीं होता, यानी कि ये विदाउट प्रोटीन कोड होते हैं एंड इनफेक्ट ओनली प्लांट्स। ये है इन तीनों के दरमियान डिफरेंसेस, ये आपने याद रखना है। होप सो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, कोशिश पूरी की है। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।